हिंदुस्तान के सर पर सजा सुनहरी ताज, जम्मू कश्मीर और खूबसूरत कायनात के माथे पर मखमली तिलक लगाती जांबाज डोगरों की धरती। इस ऐतिहासिक डोगरा सदर सभा के 115वें साल में वार्षिक सम्मेलन पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। महाराजा प्रताप सिंह के दौर में अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत बाहर से लोग लाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहुत अच्छी पोजीशन थी उन पर तैनात करना शुरू किया। उस वक्त हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों ने एक मीटिंग की और उसमें एक प्रस्ताव पास किया कि यहाँ पर एक डोगरों की सांझी संस्था हो, क्योंकि ये डोगर प्रदेश जो था ये अलग अलग जातियों में अलग अलग धर्मों में बटा हुआ था। और वो प्रस्ताव लेकर महाराजा प्रताप सिंह के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ पर एक सांझी डोगरों की संस्था बनाई जाए। महाराजा प्रताप सिंह ने उस प्रस्ताव को बड़ा खुशी से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी निजी जायदाद से कुछ ज़मीन दी और 3000 रुपया उस वक्त नकद दिया कि यहाँ पर यह सभा का भवन तैयार किया जाए। डोगरा सदर सभा के पहले प्रधान पंडित विश्वेश्वर नाथ और सेक्रेटरी लाला हंसराज महाजन चुने गए। अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल थे मियां ज्वाला सिंह, साहबजादा हजरत शाह वकील, दया कृष्ण गर्दिश। 1904 से 1919 तक डोगरा सदर सभा का पहला दौर था और इस सभा ने एक अपना बहुत ही अहम रोल अदा किया दो कामों के लिए। एक तो महाराजा और लोगों के बीच एक कड़ी का काम किया कि यहाँ पर लोगों की जो प्रॉब्लम थी उनको महाराजा के सामने रखना और महाराजा की जो बातें थी, जो आदेश थे, वो लोगों तक पहुँचाने। जम्मू में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज, इसके अलावा जम्मू में श्री रणबीर हाई स्कूल, रणबीर लाइब्रेरी, महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल, ये सब सभा के प्रयासों से ही खोले गए। 1907 में ही पहला अखबार डोगरा गजेट सभा ने ही शुरू किया। 1919 से 1930 तक सभा का दूसरा दौर रहा। तो ये सभा चलती रही बाकायदा तौर पर महाराजा के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ की डेवलप
उस वक्त एक महिला विंग बनाने की कोशिश हुई। बहुत सुलझी हुई महिला थी मुमताज़ बेगम, उनको महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद ये पर्दा सिस्टम, रिजर्वेशन वुमेन के लिए ये पहली दफ़ा शुरू हुई। अंग्रेज हुकूमत पूरी रियासत को भी हड़पना चाहती थी। ये उनकी बहुत खतरनाक साजिश थी। तो महाराज प्रॉब्लम को समझ गए थे और डोगरा सदर सभा ने जिस उससे फरवर से इसको ऊपर किया था, तो 1927 में जो स्टेट सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन प्रोमलगेट की, एक ही स्ट्रोक से उन्होंने सारे अंग्रेज, सारे आउटसाइडर्स को उनकी एंट्री पे, उनकी सर्विसेज की एंट्री पे स्टेट में प्रतिबंध लगा दिया। और अब सभी जो स्टेट सर्विसेज होंगी वो स्टेट के जो बाशिंदे हैं उन्हीं को मिलेंगे। इस प्रकार रियासत में स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट लागू हो गए। इस दौर में सभा ने कांग्रेस और गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसके सबब 1930 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1931 से 1938 तक सभा का तीसरा दौर था। जुलाई 1931 में कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत हुई, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लीडरशिप में डोगरा शासन के प्रति कश्मीरियों के जहन में नफरत के बीज बोए गए। आतिशे चिनार जैसी किताबें लिखी गई जिसमें यह कहा गया कि डोगरा बड़े जालिम थे, उन्होंने कश्मीरियों को गुलाम बना के रखा था, कश्मीरियों को मारते थे, उनको क्या क्या मतलब जो बुरे लफ्ज़ थे वो इस्तेमाल किए। इसके बाद डोगरों और कश्मीरियों के दरमियान अलगाव की एक लकीर खींचे जाने की शुरुआत हो गई। सभा ने एक अद्भुत भाईचारे का रोल अदा किया कि यहाँ भाईचारा बने रहे। उसके लिए दिन रात संघर्ष हुआ और इस सभा के प्लेटफॉर्म पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इकट्ठे हुए। इसी दौर में 1931 में सभा से बैन हटा दिया गया। अब सभा कांग्रेस की गतिविधियों में खुलकर हिस्सा लेने लगी थी। उस वक्त इसने अपनी कंसोलिडेशन के बाद, अपनी एक पूरे ढंग से इस तंजीम को बनाने के बाद, फिर उसने एक असेंबली का रूप ले लिया और उसका नाम प्रजा सभा रखा गया। और ये पहली इलेक्टेड असेंबली स्टेट की हुई, जिसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर जो महाराजा नॉमिनेट करते थे और कुछ लोग चुन के भेजते थे, और वो असेंबली बनी। बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट्री ढंग से यहाँ पर एक सिस्टम शुरू हुआ। सभा का चौथा दौर 1939 से शुरू होता है, जिसमें इसके नेता सरदार बुद्ध सिंह ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील करने में अहम रोल अदा किया और अवामी व सियासी कामों में उसका साथ दिया। लेकिन बदनीयत थी कुछ लोगों की, कुछ सियासतदानों की। उन्होंने डोगरों के खिलाफ इतना जहरीला प्रचार कर दिया कि अब अगली इलेक्शनें जीतने के लिए उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर डोगरा वर्सेस कश्मीर बना दिया गया। कश्मीर के अंदर जितना जहर उगला गया इलेक्शनें जीतने के लिए, वो डोगरों के खिलाफ किया गया। (1947) में देश के विभाजन के बाद हिंदुस्तान भारत और पाकिस्तान में बंट गया। महाराजा ने स्वतंत्र रहने का मन बना लिया था। महाराजा हरि सिंह अपनी पूरी रियासत के लोगों को एक फैमिली मानते थे। उन्होंने ये सोचा पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम बेस के ऊपर बन रही है और मेरे पास 40% नॉन मुस्लिम्स हैं, 10-12-15% शिया हैं जो भी पाकिस्तान में तकलीफ में रहेंगे। जब महाराजा हरि सिंह से पता लगा इनको कि वो नहीं ज्वाइन करने वाला पाकिस्तान के साथ, तो अटैक करके पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाएगा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज की कमान तले कबायलियों ने रियासत पर हमला कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि वहाँ डोगरा फोर्सेस हैं और एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऐसा बहादुर जनरल है जो 4 दिन 100 आदमियों के साथ लड़ता रहा। और इसी जद्दोजहद में आखिरी गोली और आखिरी इंसान
की जंग देते देते उनकी शहादत हुई। ये जो 4 दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने गेन कर लिए, जो 4 दिन का समय मिल गया उन्हें, इसी समय की वजह से महाराजा हरि सिंह को वक्त मिला कि वो हिंदुस्तान के साथ विलय कर सकें, एक्सेशन हो सके, और इस एक्सेशन की वजह से ही इंडियन आर्मी यहाँ पर लैंड कर सकी। 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ रियासत का विलय कर दिया गया। इसके बाद भारतीय फौज ने मोर्चा संभाल लिया। हमारी इंडियन आर्मी कव्वालियों को खदेड़ रही थी, पीछे कर रही थी, और पूरा वो इलाका जो कि आज POJK कहलाता है, खाली कराना बिल्कुल नज़र आ रहा था, और ये हमारा एम नज़दीक था। बदकिस्मती की बात है, उस वक्त वेरी अनटाइमली सीज फायर, जब आपका अपर हैंड हो और आपका टास्क अधूरा हो, उस वक्त सीज फायर डिक्लेयर करना एक टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल एरर था, पर वो किया गया। शेख अब्दुल्ला कश्मीरी लीडर थे, जम्मू के मुस्लिम शायद उनके साथ नहीं जाते, और अगर वो भी बच जाते सारे मीरपुर कोटली, तो कश्मीरी मुस्लिम की एक्सरियत नहीं रहती, तो चीफ मिनिस्टर वो कभी बन ही नहीं सकते थे। ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू जी न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और शेख अब्दुल्ला जो उनका बड़ा भगत था, इसको खुश करने के लिए, इसको हमेशा पावर में रखने के लिए, ये एरियाज जो थे गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर कोटली, मुजफ्फराबाद, पुंछ का जो भाग का सुडान का एरिया था, ये रेस्क्यू किए बिना इसका सीधा सीधा फायदा शेख अब्दुल्ला को पहुंचाने के लिए नेहरू जी ने ये डिसीजन लिया। इस प्रकार रियासत का 13,297 वर्ग किलोमीटर इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे POJK यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता है। आजाद भारत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रियासत का पहला केयरटेकर प्रशासक बनाया गया। बाद में वो प्रधानमंत्री बने। इतिहास ने करवट बदली। डोगरा शासन का दौर समाप्त हो गया और राज्य में लोकतंत्र आ गया। जनता की बेहतरी के लिए कई ऐतिहासिक फैसले करवा चुकी डोगरा सदर सभा अब सिमट कर रह गई। 1947 के बाद सभा की अहमियत ना के बराबर रह गई। सभा में एक छोटा सा हाल था सभा का, उसमें फिर छोटे मोटे ब्याह शादियां के रस्म रिवाज थोड़े चलते रहे। डोगरा शासन काल में जहां हक और इंसाफ की मिसालें मिलती थी, वहां अब डोगरों के खिलाफ गहरी साजिशों का अध्याय शुरू हुआ। कश्मीरी हुक्मरानों ने सबसे पहला जो काम किया, जम्मू के ऊपर हमेशा
में वक्त गुजरता गया। (1965) और 1971 में भारत पाक युद्ध हुए, जिनमें देशभक्ति और भाईचारे के जज्बे के साथ वीर डोगरों ने बलिदान की अपनी रिवायत को बुलंद रखा। लीडरशिप के अभाव में ग्रस्त हुई डोगरा कौम यूं ही सोई रहती अगर इसे जगाने के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब की ये घटना कारण न बनती। जून 1984 में अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। दिल्ली ही नहीं, देश भर में दंगे फसाद हुए, जिसकी चिंगारी जम्मू तक आ पहुंची। यहाँ भी भाईचारे में एक फ़र्क आने लगा और आपस में गुत्थमुगुत्था होने लगे। उस वक़्त सब ने, बड़े मुदब्बर लोगों ने बैठ के एक फ़ैसला किया कि जम्मू में सब जातियों को, सब धर्मों को, सब संस्थाओं को मिला के एक संस्था बनाई जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इस तरह जम्मू के लोग एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट हुए, जिसे नाम दिया गया जम्मू महासभा। अब सवाल ये था कि महासभा की रहनुमाई कौन करे। सभी की निगाह एक ही शख्स पर थी और वो थे श्री गुलचैन सिंह चाड़क, जो पेशे से एजुकेशनिस्ट और हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजर थे। J&K रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गांधीनगर मैनेजमेंट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के प्रधान रह चुके थे। सभी ने एक राय से श्री गुलचैन सिंह चाड़क को महासभा का प्रधान चुन लिया। और मेरे साथ प्रोफेसर M.R. पुरी जैसे स्टालवार्ट वाइस चांसलर साहेब, प्रोफेसर ईश्वर शर्मा जैसे लोग, सरदार अवतार सिंह जैसे लोग, लाल ह्यूमनरी और जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, ऐसे लोग सारे इकट्ठे हुए और महासभा को एक बड़ा रूप देकर हमने ये आग बुझाने की कोशिश की। 13 जनवरी 1999 जम्मू शहर में गुरु पर्व का शुभ अवसर। शोभा यात्रा निकल रही थी। कुछ शरारती तत्वों के कारण दो समुदायों में टकराव हुआ और ये बिल्कुल राजपूत सभा भवन के सामने हुआ। तो मैंने सारे भवन के दरवाजे खोल दिए, लोगों को, नौजवानों को खड़े कर दिया और जितनी 1200-1300 सिख माताएं, बहनें, बच्चियां थी, चिल्ला रही थी, उनको उस भवन के अंदर ले आए, जिनको रात को जब शांत होने के बाद कंट्रोल रूम की सहायता से गुरुद्वारों में वापस भेजा गया। और उसके बाद हालात बिल्कुल ख़राब हुए। जम्मू महासभा के सदर ठाकुर गुरचैन सिंह जी चाड़क, उन्होंने इस माहौल को ठीक बनाने के लिए एक जुलूस निकला, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ये सारे शामिल हुए। जम्मू की गलियों में उनका ये कहना था कि जम्मू की दीवारों पर खून चिपका हुआ, इसको हमने साफ करना है। उसके बाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने खेल खेलना शुरू कर दिया। डोडा, पुंछ, रजौरी के पहाड़ों में अजीब किस्म की टेंशन बन गई। उसका असर यहाँ हो रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि एक हिंदू का कत्ल हो गया और दूसरी तरफ हाजी इब्राहिम एक थे मौलवी, उन पर पेट्रोल डाल दिया गया, वो जल गए और फिर कर्फ्यू लग गया। पूरा जम्मू उसकी लपेट में आ गया। उस वक्त जम्मू
शांति कायम करने की कोशिश की। कश्मीरी पंडितों पर टूटा दहशतगर्दों का कहर। लाखों कश्मीरी पंडित घर बार छोड़कर माइग्रेशन पर मजबूर। जम्मू में ली हजारों कश्मीरी परिवारों ने पनाह। एक तरफ कश्मीरी पंडित बिरादरी का हाहाकार और दूसरी ओर कम्युनल टकराव के नाजुक हालात। जम्मू पूरी तरह हिल चुका था। इस संकट को सुलझाने का हल हमारे अतीत में छुपा हुआ था। कभी हमारे बुजुर्गों ने ऐसी कठिनाइयों से पार पाने के लिए एक समाधान निकाला था, डोगरा सदर सभा। अब लंबे अरसे के बाद बंद किवाड़ खोलने का वक्त आ गया था। उस वक्त ये ख्याल आया कि भाई हम अलग अलग सभाओं में जाके मीटिंग कर रहे हैं, एक बड़ा स्थान है डोगरों का जो बंद पड़ा है, जो एक सिर्फ शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम उस भवन की तरफ चलें। डोगरा सदर सभा को रिवाइव करने के लिए जनरल काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि श्री गुलचैन सिंह चाड़क को सभा का प्रधान बनाया जाए। 1947 के बाद सिमट चुकी डोगरा सदर सभा ने श्री गुलचैन सिंह चाड़क की रहनुमाई में अपनी रिवायत को अपनाते हुए समाज के हर तबके और धर्म के लोगों को साथ लेकर नया सफर शुरू किया। उन दिनों रियासत के हालात बदतर होते जा रहे थे। मिलिटेंसी अपने चरम पर थी। पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्द रियासत के नौजवानों को गुमराह कर रहे थे। पाकिस्तान को 71 की 65 की शिकस्त थी, उसका बदला लेने के लिए वो ताक में खड़ा था। यहाँ के नौजवानों को तैयार करके ट्रेनिंग पे लाया, ट्रेनिंग करवाई, मिलिटेंसी खड़ी कर दी। उस वक्त के गवर्नर और सरकार ने हमें अप्रोच किया कि डोगरा सदर सभा ने वहाँ जाकर वहाँ उन हालात पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चाड़क साहब ने यहाँ से अपना साथी भी लिए, पुंछ, रजौरी, बैंडर, सुरनकोट में वहाँ पर मीटिंगें हुई। तो ये टूर उन्होंने कई बार किए और हमें यकीन दिलाया कि आप तैनात नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान के HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह सीधे पुंछ, रजौरी और बैंडर में जहाँ 35-35, 40-40 हज़ार हिंदू और मुसलमान नौजवान इकट्ठे होकर बाहर निकले और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुकाबला हम करेंगे। और 21 लड़कों को डिफरेंट जेलों से छुड़ाकर फिर से आपने उनको घरों में बसाया। उस वक्त भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई जनाब, जब कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं थे रियासत जम्मू कश्मीर में, गवर्नर रूल लगा हुआ है, आगे भी गोली पीछे भी गोली। और डोगरा सदर सभा का एंडेवर था चाड़क साहब की पूरी टीम का, जिसमें मुसलमानों को साथ लेकर ये जो लोग यहाँ से उस वक्त सिर्फ श्रीनगर नहीं, श्रीनगर के हर टाउन में गए, उन हर लोगों से बात की जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देना चाहते थे। और हुर्रियत के सब नेताओं के घरों में हम गए। उस वक्त गलियों में मिलिटेंट थे और फिर उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंगें की और जम्मू में भी उनको इनवाइट किया। फिर जम्मू में भी उनके साथ मीटिंगें की। फिर हाओ इकट्ठे मिलके जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों खितों को हम बचा लें। 1995 में कश्मीर के सूफी संत शेख नूरानी की दरगाह चरारे शरीफ को दहशतगर्दों ने आग के हवाले कर दिया। कोई वहां जा नहीं सकता था, उन पर वो अटैक करते थे। और उस वक्त मैंने सेंट्रल लीडरशिप को प्रार्थना की कि आइए, कोई आओ हमारे साथ। अर्जुन सिंह, SC माथुर, उनके साथ कुमार मंगलम जैसे लोग, ये सारे आए और वहाँ पर अजीब किस्म का माहौल था। हम पर हमला भी हुआ, लेकिन लोगों को जब समझाया बुझाया, 100 आदमी का डेलीगेशन डोगरा सदर सभा के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा। यहाँ नरसिम्हा राव उस वक्त के प्रधानमंत्री, उनके साथ खुले तौर पर मीटिंग हुई। 20 मार्च सन 2000 कश्मीर के छठी सिंहपुरा का दर्दनाक नरसंहार, सिख समुदाय के 36 लोगों की निर्मम हत्या। सवेरे गुरचैन सिंह चाड़क का मैंने टेलीफोन आया कि छठी सिंहपुरे 36 सिख मारे। तो मुल्क के ਜਿਹੜੇ जम्मू के हालात खराब ना जान, असा मीटिंग करनियां। असी मीटिंग पहले गुरुद्वारा साहब की थी, उत्थे लोग सारे कहने मान गए। उस तो बाद फिर सभा भी की है। फिर जो असी इतों जलूस कढ़िया, उस तो बाद उस सवेरे असी चले गए छठी सिंहपुरा। असी घर घर भी गया। उस तो बाद इन्होंने सर्वे किया।
ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖੜਪੇਨੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਚਾੜਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ईयर। इससे बड़ा रोल जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत जम्मू कश्मीर में ना किया था, ना कोई करेगा, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट के लोग थे। किसी को सियासत से जुड़ा था, कोई रोटियां सेक रहा था कि ये हालात इसमें भी कुछ ना कुछ चलेगा। तो उन सब चीज़ों से हट के डोगरा सदर सभा फोर फ्रंट पे आई। आतंकवाद की आग में सुलगती, बिखराव की शिकार रियासत जम्मू कश्मीर के बदतर हालात के मद्देनजर डोगरा सदर सभा ने अमन और भाईचारे का नारा बुलंद किया। पयामे इंसानियत, मानवता का संदेश, यानी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ भाईचारे में फर्क आ रहा था। आसपास से वो फोर्सेस काम कर रही थी जो भड़काऊ भाषण देते थे, भड़काऊ बातें करते थे। उनको काउंटर करने के लिए कॉन्फ्रेंस शुरू की और उसमें दुनिया भर के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख स्कॉलर जो थे उसमें हिस्सा लेने लगे, जिसमें तमाम संप्रदाय के लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, सारी कम्युनिटी से बुलाकर ये वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और थ्रेडवेयर जिस संप्रदाय में भी जो गलत करने वाला आदमी होगा उसको पॉइंट आउट करते हैं ताकि वो अपने आप को सुधारे। डोगरा सदर सभा के प्रधान के रूप में कुशल नेतृत्व से चाड़क साहब की लोकप्रियता देखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से उन्हें एमएलसी के पद की पेशकश की गई। फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से ऑफ़र की कि आप हमारी पार्टी की तरफ से लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आओ, जिसको मैंने मंजूर नहीं किया। मैंने कहा मैं आज़ाद खड़ा हूँगा और आप मुझे सपोर्ट करें, और ऐसे ही हुआ। मैं आज़ाद खड़ा हुआ और इन्होंने भी और बाकी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया। आखिर उन्हें सन 1997 में इंडिपेंडेंट तौर पर एमएलसी बनाया गया। सन 2003 में माननीय राज्यपाल द्वारा दूसरी बार एमएलसी मनोनीत किया गया। नई सरकार बनने पर उन्हें 2005 में मंत्री पद हासिल हुआ और उन्हें पीडब्ल्यूडी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हायर एजुकेशन, एआरआई एंड ट्रेनिंग विभागों का कार्यभार सौंपा गया। जब वो मिनिस्टर भी बने और छोड़ना चाहते थे, हमने कहा कि नहीं, उसके बाद भी आप इसको जारी रखें, क्योंकि ये काम बड़ा एक मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मान लिया। मैंने कहा कि फिर मैं ये रोल अपना किसी और को देता हूँ, लेकिन ये मंजूर नहीं हुआ। गुलचैन सिंह चाड़क की सरकार में आने पर लग रहा था कि सभा की गतिविधियों में कमी आ जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। पहले जनता के काम कराने के लिए सरकार के पीछे भागना पड़ता था, लेकिन अब सरकार सभा के साथ खड़ी थी। जब मैं कैबिनेट के अंदर आया तो पूरे डुगर प्रदेश की बात तो असेंबली के अंदर, काउंसिल के अंदर, कैबिनेट के अंदर होती थी, लेकिन बहुत अच्छी बातें ये हुई कि हमने तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना के गवर्नमेंट के तौर पर फैसले लिए और काम शुरू कर दिए। एज मिनिस्टर जब हायर एजुकेशन का महकमा मेरे पास आया तो मैं डोगरा सदर सभा का प्रेसिडेंट तो था ही, और डोगरी के साथ जो बेइंसाफ हो रहा था उसको दूर करने के लिए पहला ऑर्डर मैंने ये किया कि जम्मू प्रोविंस के 11 कॉलेज के अंदर डोगरी भाषा एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी। और बिश्नाह में पूरा बॉर्डर का इलाके के बच्चे, लड़कियां, लड़के मैडोर में धक्के खाते हुए जम्मू पढ़ने के लिए जाते थे। यहाँ कॉलेज नहीं था। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उसी स्कूल को मैंने अपग्रेड करके और वहाँ डिग्री कॉलेज बना दिया। डोगरों के सुनहरे अतीत की दास्तां सुनाते ये महल, किले और इमारतें जिनकी दिनों दिन एक एक ईंट खिसकती जा रही है, बेरुखी के शिकार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ डोगरा लैंड से इनका नामो निशान ही मिट जाए। सभा ने इसके लिए मिशनरी जज्बे के साथ एक तहरीक शुरू की।
मुबारक मंडी को तहस नहस करने में, या ये कहें कि डोगरा विरासत को मिटाने के लिए बड़ी पुरजोर कोशिश की थी। और वहाँ पर उन्होंने उसको डिसमेंटल भी किया, कई तरह के दफ्तर खोल दिए, उसको डैमेज किया। बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया। यहाँ दफ्तर थे वो खाली करवाए और इनके डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाए और एक बड़े संघर्ष के बाद जम्मू मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी जो है वो बनाई और उसके तहत हमने कुछ गवर्नमेंट से पैसा लेकर, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेकर ये काम शुरू हुए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको पोलिटिसाइज किया गया और राजनीति में कहीं जाके दफन हो गया। डोगरा हेरिटेज को बचाने के लिए जो डोगरा सदर सभा के प्रयास थे, उन प्रयासों में एक प्रयास था श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी उस वक्त देश की, उनको मना लिया गया इधर आने के लिए मुबारक मंडी में। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी एनसी की, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि वो लोग, गवर्नमेंट उस टाइम पे तैयार नहीं थी उनको इधर लाने के लिए, जिसकी वजह से जो उधर एकदम सैलाब आना था तरक्की का मुबारक मंडी में, वो सैलाब आ नहीं सका। कश्मीरी हुक्मरान नहीं चाहते थे, हमारे भी लोगों को इतनी सूझबूझ नहीं थी, तो रिजल्ट ये हुआ वो सोसाइटी बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो गई और आज बहुत से पैलेस और गिर गए। और उसके लिए डोगरा सदर सभा का प्रयास है, पूरा संघर्ष हम कर रहे हैं कि इसकी प्रिजर्वेशन हो। डोगरा म्यूजियम ये सन 1991 में 27 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। इसके पहले डोगरों की सारी निशानियां जो थी वो सारा बड़ी जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे वो गांधी भवन की एक गैलरी में पड़े हुए थे, सड़ रहे थे, वहाँ कोई एयर कंडीशन का इंतज़ाम नहीं था। तो डोगरा सदर सभा में फैसला हुआ कि हम अलग से डोगरा आर्ट म्यूज़ियम बनाएं, तो वहाँ से सारी निशानियाँ उठाकर यहाँ पर रखी। आज ये इतना बड़ा खजाना है कि शायद ही कोई इतना रिच म्यूज़ियम हो। अखनूर में दरिया चिनाब के किनारे जिया पोता का ऐतिहासिक स्थल, जहां महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक किया था। यह स्थान डोगरा सदर सभा के प्रयासों से आज एक दर्शनीय स्थल बन चुका है। जम्मू के प्रमुख स्थानों पर डुग्गर के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते इन महापुरुषों की ये प्रतिमाएं शहर की शान है। इन वीर नायकों की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए डोगरा सदर सभा को लंबा संघर्ष करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो हीरोज थे, शहीद हुए, उनको भी लोग भुला चुके थे। अपने बच्चों के, अगली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, उनके अंदर देशभक्ति की भावना हो, उसको लेकर हमने शहीदों को याद करना शुरू किया। डोगरों की कुर्बानी को याद रखने के लिए हम 26 अक्टूबर जो विलय दिवस भी है और उसी रात ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी शहीद हुए थे, तो 27 अक्टूबर हम ब्रिगेडियर साहब का दिन मनाते हैं, 26 विलय दिन मनाते हैं। डुग्गर भूमि वीर भूमि है और खासकर पूरे डुग्गर प्रदेश के अंदर सांबा का एक अपना स्थान है। और आप देख रहे हैं कि डोगरा सदर सभा ने जो फैसला किया था, उस फैसले के मुताबिक यहाँ वीरभूमि पार्क बना और अभी तक इस स्तंभ पर इसी जिले के 125 उन वीरों के नाम अंकित हैं और नाम आ रहे हैं। डुग्गर की धरती देवभूमि है। यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जिनके निर्माण और सरपरस्ती में डोगरा शासकों ने महान योगदान दिया। और खासकर परमंडल उत्तरवाहिनी जो है वो काशी विश्वनाथ जैसे स्थान है। गुप्त गंगा वहाँ बहती है और उत्तर की तरफ बहती है। ये एक बड़ा अद्भुत स्थान था जो तबाह हो चुका था, तो हमने वहाँ पर परमंडल उत्तरवाहिनी श्राइन्स डेवलपमेंट कमेटी जो है वो बनाई और उसके बाद गवर्नमेंट को कह के एक नोडल अफसर अपॉइंट किया और वहाँ पर शरी यात्रा शुरू कराई। मंदिरों का शहर जम्मू का ये रणवीरेश्वर मंदिर, यहाँ हर वर्ष
चैत्र चौदश के अवसर पर डोगरा सदर सभा द्वारा पुरमंडल के लिए पवित्र छड़ी यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। रघुनाथ टेम्पल में उसकी पूजा होती है और उसके बाद फिर विधि पूर्वक उसकी पूजा श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर गांधीनगर में करके यहाँ से पूरी रथ यात्रा निकलती है परमंडल के लिए। और इसकी सबसे खूबसूरत बात इस छड़ी यात्रा की ये है कि खड़ा मडाना एक गांव जिधर सारे मुस्लिम भाई और सिख भाई मिलके उस छड़ी का स्वागत करते हैं। मुसलमान और सिखा की तरफों से चाह का लंगर चलता है। उस बाद जो जाते हैं उत्थे अपने परमंडल उत्थे सारे धर्मों के लोग लंगर जड़ा उन्होंने तरफों आता। डोगरों के रंगारंग सांस्कृतिक जीवन की ये झलकियां डुग्गर में हर जगह देखने को मिलती हैं। इन्हें एक स्थान पर लाने के लिए सदर सभा ने हाई प्रोफाइल मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था बिखरे हुए विरासती सरमाए को सांझे मंच पर संजोया जाए ताकि दुनिया जान सके कि डुग्गर संस्कृति कितनी समृद्ध है। और ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जम्मू फेस्टिवल। तो जम्मू फेस्टिवल ये 1995 में 1995 में हमने शुरू किया, जिसको बाद में जब मैं काउंसिल के अंदर गया तो वहाँ से जाकर ये पास करवाया कि गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करे। तो ये हर ज़िले में हर पहाड़ के अंदर जम्मू फेस्टिवल जो है ये अप्रैल महीने में लगे और वो लग रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। आइए सुनते हैं डोगरी भाषा का एक बहुत ही प्यारा और मधुर गीत। ओए मिठड़ी है होए होए मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। सुना आपने डोगरी कितनी मीठी भाषा है और कितना मधुर है इसका संगीत। इतना ही नहीं, डोगरी साहित्य का अनमोल खजाना भी है। पर अफसोस केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसे नजरअंदाज करती आ रही थी। डोगरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल करवाने के लिए अनेक संस्थाएं लंबे अरसे से संघर्ष कर रही थीं। जब संविधान बना उसी वक्त डोगरी उसमें शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त रह गई, साजिशन रह गई। उसके बाद हमें स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। आखिरकार डोगरा सदर सभा भी इस आंदोलन में कूद पड़ी और इसमें नई जान फूंक दी। संघर्ष का बिगल असें बजाई उड़िया और तैयार रहना अपने अपने इलाके दे विच भी। आज के बाद आज जिहड़े असें स्नेह देने ने स्नेह लिए जाना है और उन दिन रात ये काम करना है। और जब तक साडा मांग पूरी नहीं होती आ संघर्ष अपना बढ़ा के अगे। 29 अगस्त 2003 उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसी कार्यक्रम को संबोधित करने अभिनव थिएटर जम्मू आए हुए थे। हाल खचाखच भरा हुआ था, मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देने लगे तो एक आवाज़ आई, सबने मुड़कर देखा तो सामने चाड़क साहब खड़े थे। तो मैंने उठ के क्वेश्चन किया, मैंने कहा अटल जी आप उस वक्त भाषण कर सकते हो, पहले मुझे जवाब दो कि हमारी डोगरी माँ बोली भाषा को अपना स्थान कब मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने ये कहा था जम्मू में कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करके उसको अपना स्थान हम देंगे। तो उस वक्त शोर पड़ गया था, पुलिस आगे पीछे आ गई थी। मैंने कहा मुझे या गिरफ्तारी करो या ये प्रधानमंत्री जवाब दें। उन्होंने उस वक्त विश्वास दिलाया। वो शायद आखिरी मौका था, करो या मरो जैसी स्थिति थी। पूरी ताकत झोंकने का वक्त आ गया था। और डोगरा सदर सभा पूरे अपनी वेशभूषा में पगड़ियाँ पहनकर अपने ड्रेस में हम दिल्ली पहुँचे। हमारी 3 बसें तो गिरफ्तार हो गई कि ये डोगरे कहाँ से आ गए। और डोगरी भाषा को कहने के बाद भी 8वें शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। हम आज ये मांग लेकर आए हैं पार्लियामेंट के पास कि तमाम पार्टियां भारतवर्ष के अंदर ये फैसला करें
कि ये डोगरों के साथ जो बेइंसाफ हुआ है, इस बेइंसाफ को दूर करना होगा। लेकिन वहाँ संघर्ष किया, जंतर मंतर पर पार्लियामेंट का घेराव किया। डॉक्टर करण सिंह जी हमारे धरने पर बैठे, पद्मा साहिदेव बैठी, चमन लाल गुप्ता हमारे साथ चले। तो अल्टीमेटली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री एल.के. अडवाणी जी, उनके दफ्तर में मीटिंग हुई, यहाँ ये फैसला हुआ और उन्हें हमें वायदा दिया कि ये 8वें शेड्यूल में शामिल करेंगे। हमने कहा कि हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे जब तक शामिल नहीं हुए, और जब अनाउंस हो गया, We have included 3 other languages, संथाली, मैथिली and डोगरी। आखिर 22 दिसंबर 2003 को डोगरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। डोगरा सदर सभा ने इस ऐतिहासिक जीत को हर्षोल्लास से मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। देश विदेश में शोहरत कमाने वाले डुग्गर के सपूतों को सम्मानित करने के लिए सभा ने सम्मान समारोहों की विशेष प्रथा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार शिव कुमार शर्मा, अल्लाह रखा खां, पद्मा सचदेव जैसी विभूतियों सहित प्रख्यात डोगरों को हर साल सम्मानित करने का सिलसिला लगातार जारी है। सभा ने पहली बार डुग्गर की योग्य बेटियों के सम्मान में तियां डोगरे दियां एक मलाटी नामक समारोह का आयोजन किया। हमारे जम्मू में जैसे बहुत सी देवियों के स्थान हैं, वैष्णो माता है, सुकराला माता है, इन्हीं देवियों से शुरू हुआ कि हमारे यहाँ पे कंजकों की बहुत पूजा की जाती है। इन्हीं चीज़ों को देख के डोगरा सदर सभा ने सोचा कि हम यहाँ की जितनी वुमेन अचीवर्स हैं उनको सम्मानित करें। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है ताकि हम जितने भी हमारी बेटियाँ हैं उनको उत्साहित कर सके। यहाँ पे उन्होंने हर फील्ड की वुमेन अचीवर्स को बुलाया और उनको सम्मानित किया। डोगरा सदर सभा का जो यूथ विंग है वो हमेशा से कार्यरत रहा है और कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों डोगरा सदर सभा के यूथ विंग ने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया एक एनजीओ के साथ मिलके, जिसका नाम था लिटरेरी फेस्ट और उसको नाम दिया गया था तवी किनारे, जिसमें अनुपम खेर, सलमान खुर्शीद और हिंदुस्तान के जाने माने राइटर्स आए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। बड़ी डोगरा पगड़ी जिसकी एक अपनी शान थी, हमारी फौज भी पहनती थी, सिविलियन भी पहनते थे, ये ख़त्म होती जा लुप्त होती जा रही थी। तो हमने यहाँ फैसला करके एक पगड़ी कंपटीशन हर साल ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया और मुझे खुशी है नौजवान भी बुज़ुर्ग भी उसमें हिस्सा लेते रहे, इनामात हम बांटते रहे। हमारे बुज़ुर्ग बचपन में हमें सिखाते थे कि सुबह अपनी नाश्ता करने से पहले
चिड़ियों को, इन परिंदों के लिए दाने डालो, प्यालों में पानी रखो, क्योंकि उनको पानी मिलना चाहिए। डोगरा सदर सभा के अंदर हर साल आओ पक्षियों को पानी पिलाएं। अब हर साल प्रोग्राम होता है और उस दिन हज़ारों प्याले हम बांटते हैं कि अपने अपने घरों में, अपने अपने बगीचों में, अपने अपने खेतों में, अपने अपने बागों में ये लगा दो और दाने भी रखो और ये प्याले भी रखो ताकि परिंदे प्यास से ना मरें। अब नौजवान भी हिंदुस्तान ने तो पैसा पानी की तरह दिया, वो पैसा गया कहाँ? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो पैसा दे रहा है वो इतना प्लानिंग से ही दे रहा है और इतना ठीक यूज़ कर रहा है उस पैसे को कि वो उनसे पत्थर भी मरवा रहा है, वो लोग भी मर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहा है, उनको स्प्रेड कर रहा है। हमने जो पैसा दिया दिल्ली से, हज़ारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में आया, वो तो इंक्वायरी करे वो कहाँ गया पैसा, वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ। वो इसलिए इस्तेमाल हुआ कि हर इलेक्शन के पहले एक नया नारा दिया गया, लोगों को एक्सप्लाइट किया गया और आज सिचुएशन ये है कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं रही, आज जम्मू वर्सेस कश्मीर बना दिया उन्होंने। अगला नारा इनका ये होगा कि कश्मीरियों आपके साथ जुल्म हो रहा है, लद्दाखियों आपके साथ हो रहा है, जम्मू के डोगरों आपके साथ हो रहा है और फिर ये इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान ने अब रिहायशी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया है। बीएसएफ माकूल जवाब दे पाकिस्तान को। और मैं बड़ी पापा ने बच्चियों मेरा पुत्र डर ज्यादा माँ बैठी रहे। सारे देखो ये सारे बम यहाँ इधर पिंक रहे, इधर देखो शीशे, देखो कितना मोटा बम पै रहा। इधर नीचे सुते हैं तो पता नहीं लगा है कि साढ़े कोठा ही साढ़े पर पै गया है। डुग्गर का अधिकांश इलाका पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है।
भारत पाक जंगों और पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण यहां अधिकतर उथल पुथल मची रहती है। ये लोग कभी चैन की सांस नहीं ले पाए। उन्हें बार बार उजड़ने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। डोगरों ने दोनों तरफ से एक फौज की वर्दी पहनकर कुर्बानियां दी और एक निहत्थे लोगों ने इस बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार होकर कुर्बानियां दी। उनकी फसल, उनकी जायदाद, उनके माल मवेशी सब मरते रहे, लेकिन गवर्नमेंट का रोल जीरो के बराबर रहा। डोगरी सदर सभा के एक महिला विंग भी है। महिला विंग का इस मेन जो वर्क इस वक्त हो रहा है, एक तो बॉर्डर पे हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ में काफ़ी परेशानी है कि फाइनेंशियल भी सिम्पथीज़ भी चाहिए उनको। तो इसलिए हम महिलाएं उनके वहाँ जाके पर्सनली जाके उनसे सिम्पथीज़ भी एक्सप्रेस करेंगे और जो कुछ भी डोगरा सदर सभा से बन पाए तो फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। विडोज़ का कोई परेशानी हो, कोई उनके पेपर्स नहीं पूरे हुए या उनकी कोई बेसिक नीड रही है, उसके लिए भी डोगरा सदर सभा ने हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया है। दूसरी तरफ जो लोग उजड़ के आ रहे थे, बॉर्डर की तरफ से भी उनको किसी को कंबल देना, किसी को कपड़े देने, उनके पास जाना, उनके हालात पर नज़र रखनी, उनकी फसलें तबाह हो चुकी थी, उसके लिए गवर्नमेंट के पास भी अवेला करना, ये डोगरा सदर सभा की टीमें दौड़ती रही, जाती रही। हमारा एक 40 मेंबर का डेलीगेशन डोगरा सदर सभा की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों से मिला और यहाँ जो हमारे गवर्नर साहब हैं NN बोरा साहब, उनसे मिला। हमारी मुख्य 3 डिमांड थी। पहली डिमांड थी कि जो बॉर्डर के जो शेलिंग से अफेक्टेड लोग हैं उनको 5-5 मरला प्लाट दिया जाए। दूसरी डिमांड थी कि हमारी जो फसलें बर्बाद होती हैं, हमारे मकान बर्बाद होते हैं, उनकी जो इंश्योरेंस वो सरकार करे। और तीसरी जो डिमांड थी, जब शेलिंग होती है, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होती है, तो उन बच्चों के लिए एक स्पेशल जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो सरकार चलाए। और वो जो डिमांडें वो हमने इनके समक्ष रखी थी और वो उन्होंने माना था कि आपकी डिमांडें हैं वो पूरी की जाएंगी। हमारा जो इलाका बॉर्डर का इलाका है, उसकी बड़ी दरीना एक डिमांड थी कि अरनिया को तहसील और ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। हमारे डोगरा सदर सभा ने हमारा साथ दिया और हमने धरने दिए और डेपुटेशन लेके गए और उसके बाद डोगरा सदर सभा के सहयोग से हमें अरनिया ब्लॉक भी मिला और तहसील भी मिली। रियासत में एक ही रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो भी श्रीनगर में। खराब हालात के मद्देनजर जम्मू के युवाओं का वहां जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो कठुआ रामलीला ग्राउंड के अंदर जब सबको महान डोगराओं को सम्मानित किया गया तो अर्जुन सिंह जी को हमने कहा कि आप ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर हो, जम्मू रीजनल कॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उस वक्त कठुआ से वो अनाउंस हुआ। तो आज जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू फंक्शन कर रहा है, ये डोगरा सदर सभा की देन है। ये रेडियो कश्मीर जम्मू है। अब पेश है हमारा अगला कार्यक्रम। सुना आपने, जम्मू में रेडियो कश्मीर जम्मू और कश्मीर में सिर्फ रेडियो कश्मीर। घाटी में दूरदर्शन का 24/7 सैटेलाइट काशीर चैनल और जम्मू के लिए लॉलीपॉप, सिर्फ 4 घंटे का लोकल स्टेशन। ये भेदभाव क्यों? हमारे जम्मू क्षेत्र के साथ चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्ट फील्ड हो, इस फील्ड के साथ भी हमारे साथ भेदभाव जो है चलता है। हमने बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए मगर हमें निराशा हाथ आई।